अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 109 स्टार्ट करने लगे हैं जी। हम पेश खिदमत है, आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है लेक्चर 109। बिल्कुल जी, फ्रेमवर्क आज स्टार्ट हो गया है, तकरीबन ख़त्म भी हो गया है, लेकिन उससे पहले हम क्रैश कोर्स वाले बच्चों का वेट करेंगे। लॉ के सर की हम मैसेज आया हुआ था। वेट कैसे करते होते हैं आपको पता है, हम तो वेट करते होते हैं कोई पुरानी चीज़ करके नई का इंतज़ार कर लेते होते हैं। और वो पुरानी चीज़ वैसे भी मैंने करवानी थी, पिछली क्लास में ऑलरेडी हुई है, और वो है आपको थ्योरी पढ़ के आने का कहा था। उसमें से आपके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपको थ्योरी देने के, भाई बातें जो करेगा ना क्लास से मैं बाहर भेज दूंगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी के अंदर जब आपको मैंने पढ़ने के लिए दिए तो दोबारा मैं भी फिर एक बार फिर पढ़ता हूँ बच्चा बन के, और फिर देखता हूँ कि उसमें से क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों के। तो कोई एक दो मैंने भी आइडेंटिफाई किए हैं, वो मैं आपको खुद ही डिस्कस कर दूंगा। उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी बताना है, ठीक है जी। ओके, आप भाई उधर ही ये बैठ जाओ खुशाब वाले के साथ आप, ठीक है। हाँ जी, जल्दी करो। ओके जी, तो क्वेश्चंस बेटा, एक तो आप लेट आ रहे हो, ऊपर डिस्टर्बेंस कर रहे हो, चुप करके बैठ जाओ, बोलना नहीं है। बना दो जगह, कहीं पीछे भेज दो इसको बेशक, बस ज़्यादा भी नहीं। हाँ अच्छा जी, सुने, आज इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, टाइम एंड तक डिसाइड कर लेते हैं। सर ने कहा था आज आखिरी क्लास होगी, लेकिन सर ने कहा टेक्स्ट की कल आखिरी क्लास है, तो कोई बात नहीं, परसों आप लोगों ने सुबह 7:15 बजे आ जाने, सब ने मतलब, और क्या, यानी कि कंबाइन क्लास चलेगी 11 बजे तक, और शाम की तो मैं बताता ही रहूँगा साथ के साथ इंशाल्लाह। फ्रेमवर्क आज हो जाना है, उसके बाद प्लीज़ बेटा, इसमें हंसने की कोई बात है यार, बोलने की फजूल कोई बात है इसमें जी? साफ़ सुथरी बात कर रहा हूँ, अर्ज़ जो कर रहा हूँ वो सुन लें, ध्यान दें ध्यान से। हमने चीज़ें जो हैं वो कुछ जो पेंडेंसीज़ हैं, जो गैप्स हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करते रहना है। फ्रेमवर्क तो ऑलमोस्ट आज ख़त्म हो ही जाएगा, यानी प्रिंसिपली कहें तो कह सकते हैं जी बाउंड्रीज़ में रहते हुए सिलेबस ख़त्म है। लेकिन ये तजर्बे की बात है कि आखिरी क्लास में छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, अक्सर वही क्लास वाली की हुई बातें पर्चे में आ रही होती हैं। तो जिस दिन तक मैं आपको नहीं कहूँगा कि सिलेबस ख़त्म है आप घर चले जाएँ, तब तक आपने नहीं जाना। अब सर अदनान के साथ मैं लाइजोन में रहूँगा, जो उन्होंने एक दिन आपको बुलाना है, उन्होंने कहा है ना आपको कि कल आखिरी क्लास करके फिर एक दिन मैं आपको बुलाऊँगा, वो 6 तारीख को कहा है, तो बस 7 को कहा है ना, तो मैं उससे पहले आप लोगों को मैं फ्री कर दूंगा हर तरह से, ताकि वो क्लास लेके फिर आप फ्री हों, घर जाएं, जाके पढ़ें और कुछ पेंडिंग ना हो, ठीक है ना। अब वो जो सर ने एक दिन फुल बुलाना है, मैंने वही चीज़ को डिवाइड कर देना है 2 से 3 दिन में, जिसमें हम सुबह 7:15 से 11 बजे तक क्लास करेंगे, और उसके बाद फिर 3 बजे से ऑनवर्ड्स भी किया करेंगे, ठीक है। 2 से 3 चूँकि मैंने FAR 2 वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना होता है, तो वो उसी तरह से चलेगा। जिस दिन नहीं होगा मैं बता दूंगा, इसलिए किसी से कमिटमेंट नहीं करनी। सुबह 7:15 से 11 का टाइम तो वैसे ही आपका कमिटेड था टैक्स के लिए, वो ले लिया है। और फिलहाल 2 दिन होना है मैक्सिमम, 3 से ऑनवर्ड्स भी आपने किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी। कौन कौन से दिन? कल, आज का दिन, और प्रोबेबली कल क्या दिन होगा? तीन है, कल 3 होगा, परसों तक मैक्सिमम, मेरे ख्याल से परसों तक ही होगा काम। उसके बाद 5 को अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो आपकी नॉर्मल सुबह वाली जो नॉर्मल अब बन गई है 7:15 से ऑनवर्ड्स, उसमें हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर उम्मीद तो नहीं है ज़रूरत पड़ेगी कोई, अगर पड़ी तो वो फिर देख लेंगे, वो फिर कोई चीज़ रहेगी तो मैं आपको वैसे ही भेज दूंगा। तो ये मेरा प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आज इंशाल्लाह 3 बजे ऑनवर्ड्स क्लास चलेगी, असर तक तसल्ली होगी हमारी तो ठीक है। मेरा दिल है कि आज एक PPE का नोट कर लें, वो जो एक रहता था हड़प्पा वाला, शायद वो करवा दूँ। हमने NPO का सवाल जो टेस्ट में डाला हुआ था, वो रिसेंट अटैम्प्ट का था, वो डिस्कस कर लूँ, और इस तरह कोई और छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ। अब ये चलाना शुरू करें ना जी, ठीक है, देख लेना बेटा शाम में, ठीक है। ओके, बाकी कोई टेस्ट पेंडिंग है बेटा अभी डिस्कस होने से? नहीं, मतलब कहने का ये है कि जो पेंडिंग है वही डिस्कस होगा ना, ठीक है। आसान है तो आधा घंटा लग जाएगा, 15 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अब मैं बैठ के फिर देखूंगा अगली ब्रेक में भी, इस तरह से वो हम शाम में करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट फ्रेमवर्क मैंने ख़त्म कर दिया है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपके एंड पे पेंडिंग होंगी, आप रीडिंग करके आएंगे तो वो कल करेंगे हम, ठीक है। आपको NPO की थ्योरी मैंने होमवर्क में दी थी, कितने बच्चों ने सारी रीड की है?
वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्होंने सारी रीड की, हाथ खड़ा रखें। सारी रीड की है माशाल्लाह। गर्ल्स हाइब्रिड में एक स्टूडेंट ने कर लिए, 2 3 4 5, अच्छा चलो शुक्र है, हाथ तो खड़े हुए। बॉयज़ हाइब्रिड हाथ नहीं खड़ा कर रहे, किसी ने नहीं रीड किया, 2 बच्चों ने किया। इधर जी, इधर इधर चलें। पास होने वालों के हाथ देख लिए आप लोगों ने? तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं आया अकाउंटेंट? तुमने आज बिजनेस भी शुरू किया है फ्रेमवर्क में। अच्छा जी, अब मैं खुद गो थ्रू करता जाता हूँ पेज वाइज। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे रोक के पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं जिस क्वेश्चन पे पहुँचना है मैंने वही डिस्कस करने हैं अगले 10 से 15 मिनट में। उसके बाद फिर इसको क्लोज कर देंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो अगली क्लासेस हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहला 832 नंबर सफ़ा है, इस पर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। 833 कोई क्वेश्चन? जिन्होंने पढ़ा है वही बताएंगे। नहीं, ये तो मैंने कहा हुआ है ना कि ये फ्रेमवर्क के साथ पढ़ना है, तो ये तो करनी बेवकूफ़ी है सवाल, ये तो पेंडिंग है। ये आज इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर इसको घर जाके पढ़ोगे तो समझ आएगी कि ये कौन से वाले कैपिटल मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, वो आज पता लग जाएगा आपको। उसके अलावा नेक्स्ट जी 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 बेटा कहाँ लिखी हुई है ये? पेज नंबर 833। ये कौन सी, ये वाली? 1.4 से भी ऊपर। NPOs other than companies are also recommended to prepare financial statements in accordance with। वो कह रहा है जी कुछ NPOs छोटी होती हैं जो कंपनीज, ये मैंने वैसे कल बताया था, जो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं होती, हम रिकमेंड करते हैं कि वो भी इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं अपनी। इतनी सी बात लिखी है, ठीक है ना, रिकमेंडेशन है। ओके, ये जो पेज गुजर जाए उस पर वापस नहीं बुलाना मुझे, मैं कह रहा हूँ ध्यान से बैठो सारे, जिस पेज वापस नहीं बुलाना जी। NPOs have ये 0.5 revenue of NPOs normally arise from donation, government grant, amount collected through contribution, membership, fundraising, sale of good, rendering of service used by other NPOs, yielding rent, interest, dividend, royalties। आप NPO हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं और उस पर आपको डिविडेंड आया, तो नहीं है इनकम आपकी? किसका सवाल था? नहीं है इनकम आपकी, है ना जी। पेज 1 पे और कोई सवाल तो नहीं है? ओके, इस सफ़े पे इंडोमेंट फंड को इंटर फंड ट्रांसफ़र नहीं कहते। इंडोमेंट फंड में इंटर फंड ट्रांसफ़र हो सकती है। मेहताब वाला सवाल, हमने एंडोमेंट फंड के लिए एग्रीमेंट किया था कि हम अपने सरप्लस का इतने % या इतनी अमाउंट हर साल जनरल फंड से निकाल के एंडोमेंट फंड में डालेंगे, ये मूवमेंट है। नहीं, उसमें से कुछ नहीं निकालना होता, उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसकी इनकम होती है, वो कुछ यूज़ कर सकते हैं, बाकी वो भी इधर ही डालनी होती है। अगर कह दें, अगर ना कहें तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम सारी बेशक यूज़ कर लें, वो तो एग्रीमेंट में लिखा होता है ना आप, ठीक है, लेकिन एंडोमेंट फंड के अंदर जो पैसे डाल दिए आपने वो नहीं हिला सकते आप जी। नेक्स्ट पेज नंबर 834, पेज नंबर 835, पेज नंबर 836, इसको काट दें। इसके अलावा कोई मसला? ये मैंने कल ही काट दिया था वैसे। अच्छा, ये एग्जांपल्स की थी आपने, आसान थी। एक बच्चे ने मुझसे कहा इसमें और इसमें, जिस पिछली क्लास में अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं वो भी आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। एक तो वो है ना जो मैं घर से तैयार करके लाया था कि ये बताना है, उसके अलावा किसी बच्चे ने पूछ लिया तो काम का सवाल तो यही था। वैसे आप वाले थोड़ा ईजी थे, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि आपने इन दोनों में फ़र्क बता दें। ये नहीं, इन दोनों में ही था, नहीं सॉरी, बी और डी में फ़र्क बता दें, ये उसका सवाल था। तो पढ़ें। हेल्थ केयर NPO रिसीव्स 25 मिलियन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ वेल्दी इंडिविजुअल इन ईयर 2002। द सोल पर्पज ऑफ द अमाउंट इज टू सपोर्ट NPO's जनरल ऑपरेशंस। तो इस हिसाब से तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड बनता है। हाँ, अगली लाइन ना लिखी होती, यहाँ तक होता तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड था, जनरल डोनेशन था, लेकिन उसने क्या बोला, 2002 में ये पैसे आए हैं, लेकिन द सोल पर्पस अमाउंट इज टू सपोर्ट NPO's जनरल ऑपरेशंस इन द ईयर, अगला 3 भी नहीं 4 और
5, तो रिस्ट्रिक्शन तो लग गई ना टाइम वाली। कहा था आपको कि ये भी रिस्ट्रिक्शन है, बल्कि हमने यूं पढ़ा था कि अगर किसी कंट्रीब्यूशन पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ फलां वक्त तक नहीं इस्तेमाल करना, तो जब वो वक्त आ जाए तो चाहे पेमेंट, चाहे आपने वो अमाउंट स्पेंड किया नहीं किया, तब इनकम बना लेना। याद आ रहा है? इसका मतलब जिस वक्त रिसीव होता है उस वक्त ये लायबिलिटी होती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या था? रिस्ट्रिक्टेड फंड। क्या था? रिस्ट्रिक्टेड। क्यों? टाइम रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। 2 में रिसीव किया, इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इनकम नहीं बना रहे, लायबिलिटी होगी। ये 4-5 में जाके इनकम बनेगा फिर। ओके, वो कैसे बनेगा? क्योंकि सवाल का मकसद नहीं था बताना, वरना बता देता कि 4 और 5 में बराबर बराबर करो या ये करो वो करो। वो ऐसी बात करने की जरूरत नहीं थी। वो जब 4 और 5 आएगा तो वैसी बात सवाल में बताई होगी, आपने नहीं करनी होती यहां से खुद अज्यूम। ठीक है ना? ओके, तो ये क्या है? रिस्ट्रिक्टेड फंड। और ये क्या है? An educational NPO receives a plot of land from Mr. Jamal, subject to condition that this land or sale proceeds from its disposal shall only be used to achieve general objectives of that NPO. वो कहता है ये लैंड या इसको बेच के उससे आने वाले पैसे आप यूज करो जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो ये क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड, जनरल। ठीक है, दोनों में ये फर्क था। सही है? अच्छा, उसके बाद 836 कोई क्वेश्चन है तो बताएं। किस सफ़े पे? 837 प्लेज रिक्वेस्ट वाले पे। ये काट देना था, काट दिया था ना कल जी। फर्स्ट ये पेज 838 पे जी बेटा, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? ये समझ आता है? ये क्या है? ये कह रहा है वो कि हमें डोनेशन मिला है और उससे हमने डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोनेशन है और इसको लायबिलिटी बनाना है। जैसे जैसे ये एसेट डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे ये डोनेशन भी इनकम बनाना आज लायबिलिटी है। इसको ध्यान में रखते हुए इधर आ गए। हमें डोनेशन कैश की फॉर्म में नहीं मिला, हमने ये एसेट लिया था बैंक से लोन लेकर, वो लायबिलिटी हम पे थी। कोई बंदा आया, उसने कहा ये एसेट ना ले दूं, हमने कहा जी लिया हुआ था लोन लेकर। उन्होंने कहा चलो ठीक है वो लोन मैं रीपे कर देता हूँ। तो अल्टीमेटली ये भी हमारा डोनेशन ही बन गया ना। वो लायबिलिटी खत्म हो गई, लोन पेएबल टू बैंक डेबिट होकर खत्म हो गया और इनकम नहीं बना सकते क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेट करता है ये, तो आज इसको लायबिलिटी बना लो। अब ये डोनेशन डेफर्ड डोनेशन है, अब इसको आपने लायबिलिटी बना लिया। जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट करते जाओगे रिलेटेड, वैसे वैसे इसको इनकम में डाल दो। नहीं समझ आई? सही है, मतलब ये समझ आया हुआ है ना। तो ये क्या था? किसी ने पैसे पकड़ाए डोनेशन के तौर पे, और यहां पे वो मकसद आगे वाले समझ आते हैं आपको। यहां पे सिर्फ ये है, बंदे ने पैसे नहीं पकड़ाए बल्कि हमने किसी से लोन लेकर वो काम किया हुआ था, उसने वो लोन पे कर दिया, तो अल्टीमेटली पैसे ही पकड़ाए ना। सिंपल कर लो। ठीक है, तो ट्रीटमेंट सेम ही। ठीक है, ये एग्जांपल्स की थी। ओके, ये वाली एग्जांपल मैं करवाना चाहूंगा जी, कर लें। अच्छा, A social club in a small town has managed to accumulate significant balances in its accumulated funds over the years. कहता है आहिस्ता आहिस्ता सरप्लस इकट्ठे होते होते हमारे पास ढेर सारा फंड इकट्ठा हो गया है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने डिसाइड किया है कि इस इलाके के जो प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं उनको हम उनके लिए एक फंड क्रिएट करें ताकि उनको हम जो है वो आगे हो। भाई ये क्रैश बैच वाले हो आप? लॉ क्रैश बैच वाले हो या एम ही लेट आए हो? एम ही वाले, एम कौन है क्रैश वाले? आ गए हो? 8:40 पे सर ने छोड़ा था, आ गए हैं सारे। तुम पहले ही भाग आए हो। मैं पढ़ा ही नहीं रहा इसीलिए अभी तक नई चीज़ वेट कर रहा हूँ बच्चों का। अच्छा, ये ज़रूरी था, बहरहाल वैसे ही प्लान ऐसा था, लेकिन चलो थोड़ा सा सर ने भी कह दिया तो मैं और एहतियात कर रहा था। अच्छा सुने, इसमें भी जो मैं सवाल समझता हूँ ना करने वाले, वो मैंने अभी नहीं किए इसीलिए। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। डिसाइड किया इन्होंने कि स्टूडेंट्स जो प्रॉमिसिंग हैं उनके लिए एक फंड क्रिएट कर लेते हैं और उस फंड से उनको स्कॉलरशिप वगैरह देंगे आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैव डिसाइडेड दैट द क्लब शुड एस्टैब्लिश अ फंड। क्लब शुड एस्टैब्लिश अ फंड, कहीं से डोनेशन नहीं आ रहा, फंड्स इकट्ठे हो गए हैं ना, उनमें से निकाल के अलग करेंगे। इंटरनल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, जैसे रिसर्च फंड, इसके साथ यहाँ पे लिख लो। पास पेपर कौन सा था? वो मेहताब वाला पास पेपर जो भी है, पास रेफर के तौर पे लिख लो। ठीक है, पास पेपर 17 रिसर्च फंड, ये वही है। ठीक है, अब सुनो इधर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज डिसाइडेड दैट क्लब शुड एस्टैब्लिश अ फंड टू कंट्रीब्यूट फीस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ हाई प्रॉमिस फ्रॉम द टाउन। पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन वुड अप्लाई टू द क्लब फॉर अ ग्रांट ऑफ 50,000। यानी कि अच्छे बच्चे होंगे, उनके रिजल्ट्स वगैरह लेके आएंगे तो वालिदैन तो उनको हम 50,000 रुपये की ग्रांट दे देंगे। ठीक है,
A total of 15 lakh is to be set aside for this purpose. General fund debit, student scholarship fund credit. Now this is internally restricted fund. ये 15 लाख अलग कर दिए, इसको अपने काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे. अब जब कोई बच्चा आएगा, फलदैन आएंगे, उसको 50,000 दिया जाएगा तो कैश क्रेडिट करके एक्सपेंस नहीं डेबिट करेंगे, इस फंड को डेबिट करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिसर्च फंड मेहताब वाले सवाल में था, जिसमें हमने कहा था इतने रुपए अलग करके जनरल फंड से रिसर्च फंड में डाल दो, और फिर उसके बाद रिसर्च एक्सपेंसेस आए थे तो मैंने कहा था इसको एक्सपेंसेस में ना डालो, इसको फंड के अंदर ही जाके लेस कर दो. ठीक है, तो यही लिखा हुआ है. हाउ टू अकाउंट फॉर अबव, हमने कहा जी दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन रादर एन इंटरनल रिस्ट्रिक्शन. तो उसको मैंने इस तरह से नाम दे दिया था ना कि इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड. ठीक है ना, हालांकि पहले पढ़ाया भी था कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये, लेकिन चूंकि इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है तो इसलिए लायबिलिटी नहीं बल्कि इंटर फंड ट्रांसफर कर लेते हैं. तो क्या करेंगे, जनरल फंड डेबिट करके स्पेशल फंड क्रेडिट कर देंगे, और जब वो खर्चा करेंगे, किसी को अवार्ड करेंगे स्कॉलरशिप, तो फिर फंड डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे. ठीक है जी, अगली एग्जांपल तो हो गई होगी, बाकी ये पढ़ा था, ये आसान आसान एग्जांपल्स थी, सारी की थी. कितने बच्चे ऐसे सारे वाले? हाँ माशाल्लाह, ठीक है ना, सही जा रहा है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं था ना. ओके, उसके बाद एग्जांपल 7. यार बेसिकली ना उसने यहाँ पे पहले ये कहा जो कि मैंने नहीं करवाया हो आपको, यानी कि तुम बात कर लो पहले, कर लो मेरी चांद, कर लो. हम रुक जाते हैं, हम क्या करना है पढ़ के, कोई बात नहीं, हम फिर पढ़ लेंगे, खैर हम भी सुनते हैं. चलो माइक दे दो. अब भाई जो हम करते थे ना वही करना है वैसे आपने, लेकिन उसने यहाँ पे ये कहा है लाइफ मेंबरशिप के बारे में, तो आपको कहा था ना कि वो आज लाइबिलिटी बनानी है और उसको फिर वो बताएगा 10 साल 15 साल 20 साल जितना अरसा वो एक्सपेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, उतने अरसे में इनकम बनाएंगे. ज्वाइनिंग फी के बारे में मैंने आपको कभी ऐसा नहीं कहा. मैंने कहा था ज्वाइनिंग फी जब रिसीव हो तभी इनकम है, क्योंकि उसके बारे में हम यूं कह रहे होते हैं कि यार बस ये मेंबरशिप अवार्ड करने की इनकम थी. उसने इन दोनों को यहाँ पे रख के कहा है लाइफ मेंबरशिप और ज्वाइनिंग फी, ये दोनों ऐसी हैं. मिसाल के तौर पे ज्वाइनिंग फी किस लिए है, मेंबरशिप अवार्ड करने के लिए. तो हम कह सकते हैं ना कि मेंबरशिप इसको अवार्ड किए, कितना अरसा ये मेंबरशिप एंजॉय करेगा, तो हो सकता है वो इसको भी आज लायबिलिटी बना के 10 साल पे इनकम बनाए. बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने तो नहीं लगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं क्या सवाल करके सोने लगा, जैसे हमने कहा था लाइफ मेंबरशिप को लायबिलिटी बनाओ, इसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालना, बिल्कुल ऐसे ही मेंबरशिप ज्वाइनिंग फी को भी आज लायबिलिटी बना लो और कोई बेसिस वो सवाल में देगा उस पर आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाना. ये हो सकता है, लेकिन उसने क्या कहा यहां पे, पहले पढ़ लो. फॉलोइंग मेंबरशिप फीस माइट बी रिकॉर्डेड ओवर सेवरल ईयर्स. ठीक है, कौन कौन सी, ज्वाइनिंग फी और दूसरी लाइफ मेंबरशिप फी. ये दोनों कहता है ये दोनों माइट बी रिकॉर्डेड ओवर सेवरल ईयर्स, हो सकता है ये काफी साल पे जाए. ठीक है, कौन कौन सी, नंबर 1 ज्वाइनिंग फी, नंबर 2 लाइफ मेंबरशिप फी. लेकिन आगे वो कहता है हाउ एवर इन सम सर्कमस्टांसेस इट मे बी अप्रोप्रिएट टू रिकॉर्ड ज्वाइनिंग फी और एंट्रेंस फी इन द ईयर इन विच दोज फीस बिकम ड्यू. और हम यही करते आए हैं. ठीक है, देयरफॉर रिकॉग्निशन ऑफ सच फी इन्वॉल्व्स अ कंसिडरेबल डिग्री. जजमेंट मसला, जजमेंट क्या है, आप लोगों के ऊपर जोड़ता है ना, तो आप वहां पे आके फंस जाते हो, क्योंकि अभी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट इतनी डेवलप नहीं ना हुई. जब आप प्रोफेशनल वहाँ पे लेवल पे जाके बैठ जाते हो तो फिर आपकी अपनी जजमेंट भी होते हैं. तो वो ये कह रहा है कि भाईजान ये सेवरल ईयर्स पे हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ज्वाइनिंग फी को क्या करते हैं, जिस साल में आते हैं उस साल में रिकॉर्ड कर लेते हैं वो पैसे. ठीक है ना, लेकिन बहरहाल इसकी रिकॉर्डिंग जो है इस पे आपकी जजमेंट की ज़रूरत है. आपको लगता है कि एंट्रेंस फी 10 साल पे हो तो ठीक है, आप 10 साल पे कर दें, ठीक है ना. लेकिन हमने वो काम किया हुआ है जो आपने करना है बाय डिफॉल्ट. वो क्या, ज्वाइनिंग एंट्रेंस को, जिसके बारे में वो कह रहा है अप्रोप्रिएट है इसको करना, तो मैंने अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपको वैसे ही सिखाया हुआ है कि ज्वाइनिंग एंट्रेंस फी 1-2 सवालों में आई थी, उसको हमने क्या किया था, इनकम बना ली जिस साल में रिसीव हुई. जबकि लाइफ मेंबरशिप के बारे में क्या कहा, तो उसने भी इधर सिर्फ ज्वाइनिंग फी के बारे में कहा कि अप्रोप्रिएट है, इधर ही रिकॉर्ड कर लो. जबकि लाइफ मेंबरशिप के बारे में तो वो कह रहा है कि उसको, ठीक है, सेवरल ईयर्स. और एग्जाम्पल भी ऐसी ही थी. ठीक है, समझ आ गई. उससे अगला है जी, इस सफ़े में को मसला मुझे है, इसमें मेरा सवाल था. 2 चीज़ों में मैंने आपको बताना था. हाँ भाई, लॉ क्रैश वाले कौन कौन से बच्चे हैं, एक ही है, हाइब्रिड में कोई है, इतने बच्चे तो नहीं है, सर ने तो मुझे बहुत डराया था.
अच्छा जी, अब ये सुने ज़रा, ये दो चीज़ें हैं, एक फंड रेजिंग इवेंट और दूसरा गवर्नमेंट फंडिंग, जिसको पढ़ते हुए थोड़ा सा मसला आया होगा आपको। मैं ये इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ अगले 5-7 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर फ्रेमवर्क शुरू करते हैं। इन्वेंट्री एसेट वाली हेडिंग से पहले मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं, उसके बाद वाले अव्वल तो होंगे नहीं इंशाल्लाह, अगर होंगे भी सही तो वो मैंने पेंडिंग कर दिया है, शाम वाली क्लास में किसी वक्त में वो ले लूँगा, क्योंकि फ्रेमवर्क फिर रह जाना था। ठीक है भाई, कहाँ से आ रहे हो, क्यों लेट आए हो? शुक्र है अभी मौके पे आ गए, बड़ी अहम बात होने लगी है। गवर्नमेंट फंडिंग, एनपीओ को गवर्नमेंट ने फंड दिया, स्टैंडर्ड कहता है अगर, तो देखो एनपीओ अगर गुड्स सर्विसेज रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के तौर पे प्रोवाइड करती है तो वो क्या कहलाती है, मैंने कहा था फीस फॉर सर्विस, फीस कहलाती है। और अगर किसी बंदे ने पैसे पकड़ा दिए रेसिप्रोकल में कोई भी सर्विस या गुड्स नहीं देनी तो ये क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन या डोनेशन। ठीक है, वो सही है ना? अच्छा, अब ये कहते हैं गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन दिया, गवर्नमेंट ने पैसे दिए, उसके अगेंस्ट एनपीओ ने कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो कहने लगा ये तो फी फॉर सर्विस बन जाएगी, लेकिन फिर साथ ही स्टैंडर्ड ने बोला पर एक मसला है, अगर तो वाकई ही गवर्नमेंट को ही गुड सर्विसेज दी गई हैं फिर तो ये फी फॉर सर्विस है, वैसे नहीं बनती। और फिर कहने लगा नॉर्मली पता है क्या होता है, गवर्नमेंट जो फंडिंग देती है उसके अगेंस्ट जो गुड्स या सर्विसेज दी जाती हैं वो गवर्नमेंट को नहीं दी जाती बल्कि कम्युनिटी को दी जाती हैं, आवाम को दी जाती हैं, हुकूमत को नहीं दी जाती, आवाम को दी जाती हैं सर्विसेज। तो फिर ये स्टैंडर्ड कहता है फिर ये फंडिंग ही हुई ना, चाहे गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड कर भी रही है एनपीओ इस फंडिंग के अगेंस्ट, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट को नहीं कर रही तो वो फी फॉर सर्विस नहीं कहलाएगी, वो डोनेशन ही कहलाएगी, गवर्नमेंट ग्रांट ही कहलाएगी। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन का ही फ़र्क है। ठीक है, मतलब आपने उसको फ़ी फॉर सर्विस कह के इनकम नहीं बना लेना, बल्कि ग्रांट इनकम बनाना है और उसका उसूल अपना होता है। अगर वो रिलेट करती है किसी ऐसी चीज़ से जो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस बननी है तो फिर उसको भी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? तो कैश जो आया है उसको क्रेडिट इनकम में तब कर देंगे जब वो फ़ी फॉर सर्विसेज और सर्विस दे लिया आपने गवर्नमेंट को, और अगर नहीं दिए तो फिर आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर जैसी एंट्री करोगे। और अगर ये कैश गवर्नमेंट से आया है और सर्विसेज आपने आवाम को देनी है, हुकूमत को नहीं देनी, आवाम को देनी है, तो फिर वो यार फंड ही है, फिर वो वही लाइबिलिटी है, वही ग्रांट है, जैसे आता था कैश डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। और देखो अगर फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेट करती है एसेट से तो जैसे जैसे एसेट डेफिसिट करो वैसे वैसे ग्रांट को इनकम बनाते जाओ। ठीक है ना, एक तो बात इसने ये लिख दी। ठीक है, क्या जरा पढ़ के देखते हैं। गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइडेड टू एन एनपीओ इज कंसिडर्ड टू बी अ कंट्रीब्यूशन। पहले उसने मेन बात की, ठीक है, कि असल बात तो यार यही है कि जो गवर्नमेंट फंडिंग एनपीओ को आती है वो कंट्रीब्यूशन ही हम कंसिडर करते हैं। सर्टन टाइप ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग्स आर कैलकुलेटेड एंड पेड एज इफ दे वर फीस फॉर सर्विस। हाउएवर, बिकॉज सर्विसेज बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट आर प्रोवाइडेड टू एनपीओज कम्युनिटी ऑफ सर्विस, अवाम को, एंड नॉट डायरेक्टली टू गवर्नमेंट फंडर, यानी हुकूमत को नहीं दी जाती फंडिंग। गवर्नमेंट फंडिंग इज कंसिडर टू बी आ कॉन्ट्रीब्यूशन, फी फॉर सर्विस नहीं, ये कॉन्ट्रीब्यूशन ही बन जाता है। ठीक है, अच्छा अगली बात बाद में पढ़ते हैं, पहले इधर आओ। ये एक एग्जांपल थी फिर इसके साथ कि मुजाहिद हेल्थ केयर इज रजिस्टर्ड एनपीओ, इट हैज़ रिसीव्ड गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ 20 लाख मिलियन फॉर विच इट हैज़ टू प्रोवाइड वैक्सीन्स, डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ वायरल डिजीज टू जनरल पब्लिक। 8000 डोजें लगानी हैं उन्होंने, हर डोज 2500 रुपये की है, लेकिन विदाउट टेकिंग एनी फीस फ्रॉम कम्युनिटी। गवर्नमेंट ने 20 मिलियन दिया है एमएच को कि आपने 8000 डोजेजेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगानी है, यहाँ पे वायरल डिजीज़ फैल गई है। ठीक है, अब वैसे तो एमएच ने, मुजाहिद ने सर्विसेज देनी है, क्या टीका लगाना है, लेकिन क्या ये टीका गवर्नमेंट को लगाना है, किसको लगाना है, सॉरी गवर्नमेंट को लगाना है, अवाम को लगाना है ना टीका, टीका तो अवाम को ही लग रहा है। ठीक है, तो ये जब टीका अवाम को लगना है तो फिर ये 20 मिलियन फी फॉर सर्विस नहीं है, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन है, डोनेशन है। और अगली चीज वो कह रहा है टोटल पता नहीं कितनी बनती हैं जी, ये 20 मिलियन को डिवाइड करें 2500 से तो ये 8000 इंटू 2500 यही बन रहा है ना। ठीक है, अच्छा चलो अब
जिस दिन ये पैसे रिसीव होंगे, ये क्या है, ग्रांट है, ठीक है, तो हम कहेंगे डेफर्ड ग्रांट, तो कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 20 मिलियन। अब मिसाल के तौर पे हमने 8,000 नहीं 2,000 टीके लगा लिए आवाम को, ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, वैक्सीन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, तो अब 5 रुपए को फंड डेबिट, और सही है, सही है, समझ आई बात की, गवर्नमेंट फंडिंग वाली बात की। ये तो हो गई ऊपर वाले पैरा की बात, ये जो पैरा था, येलो मैंने बाद में समझा, असल समझाना येलो था, लेकिन मैंने कहा फिर सारी बात ही दोबारा करना, जरा कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, ठीक है, समझ आ गई बात। अब अगली बात आती है, वो क्या, स्टैंड कहता है कब ऐसे करें, ये एग्जांपल अभी किया ना मैंने, वैक्सीन एक्सपेंसेस में शो करें और गवर्नमेंट फंडिंग इनकम में अलग शो करें। कब ऐसा करें, इसको कहते हैं ग्रॉस, इसको कहते हैं ग्रॉस में इनकम अलग एक्सपेंस अलग, इसको कहते हैं ग्रॉस। और नेट का मतलब इन दोनों को नेट कर दो, अगर नेट में पॉजिटिव है तो इनकम और नेगेटिव है तो एक्सपेंस। अब क्वेश्चन ये आया जी, क्वेश्चन ये आया कि हम ग्रॉस पर शो करें इनकम एक्सपेंस को या नेट मेथड पे चलें, तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर एनपीओ एज अ प्रिंसिपल परफॉर्म कर रही है, मतलब जिम्मेदारी सारी इस पे आती है, तो फिर इनकम अलग एक्सपेंस अलग, और आपस की बात है, इसके अलावा वाला काम नॉर्मली होता भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, नॉर्मली ग्रॉस बेसिस ही होती है, नॉर्मली ग्रॉस बेसिस ही होती हैं। वैसे उसने क्या कहा है, वो कहता है द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर टू रिपोर्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑन अ ग्रॉस और नेट बेसिस डिपेंड ऑन रिलेटिव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड रिक्वायर्स, वही वाली चीज जो अभी आपकी डेवलप हो रही है, एंड रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट जजमेंट, आपकी जजमेंट पे है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि नॉर्मली आप देखो, ये दो एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल 11, इस पे उसने क्या कहा था, एनपीओ ने रिसीव किया रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंड, एनपीओ ने नहीं करना था ये काम अगर ये पैसे ना आते, लेकिन जब आ गए हैं तो एनपीओ ने जाके साइंसदान को ढूंढा है और एनपीओ ही जिम्मेदार है अब उसके सारे पैसे शैसे उसको देने हैं। एनपीओ ने, बंदा भी एनपीओ ने ढूंढा, पैसे भी उसको एनपीओ ने देने हैं, तो एनपीओ इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल नॉट एज एन एजेंट। एनपीओ गवर्नमेंट का एजेंट नहीं है, अगर पैसे नहीं देंगे आप इस साइंटिस्ट को तो उसने गवर्नमेंट के पास नहीं आना, उसने इन्हीं के पास ही आना है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये गवर्नमेंट, ये एनपीओ जो है, ये एनपीओ एज ए प्रिंसिपल डील कर रही है इस ट्रांजैक्शन में, यानी जिम्मेदारी सारी इसकी ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रॉस बेसिस पर इसको प्रेजेंट करेंगे। क्या मतलब, जो फंडिंग आई है प्रोजेक्ट की मद में और जो साइंटिस्ट को बिठाया है उसकी तनख्वाहें एक्सपेंसेस में शो करेंगे अलग, और जो फंडिंग आई है जैसे जैसे तनख्वाह देते जाएं वैसे वैसे उस हिसाब से इनकम बनाते जाएं, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना हाईलाइट करना था, एनपीओ एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल। जब ये वजह है तो फिर क्या करो, पढ़ लो। Although NPO would not have undertaken the research project without the availability of a funding, the NPO acts as principal in contracting with scientists. It specifies the details of research to be carried out by scientists, blah 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 blah. The funding revenue and cost should be presented on gross basis. मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है जी। Funding revenue and cost should be presented on gross basis. Gross basis का मतलब क्या है, सेपरेट, बस इतना था निशान, ठीक है। अगली एग्जाम्पल देखो, एनपीओ को फंड रिसीव हुआ है, कोई स्पेसिफिक रिसर्च करनी है फ्रॉम अ टेक्सटाइल कंपनी। अच्छा, हमारा जो कॉटन है हमारी बड़ी अच्छी है, लेकिन हम मार्केट में इंटरनेशनल में ना मार खा रहे हैं। क्या चक्कर है यार, आप ना एक एनपीओ हो, आप एक रिसर्च करो, ठीक है, उसके ऊपर आप देखो क्या मसले मसाइल हैं और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने फैब्रिक को, अपने कपड़े को, कॉटन के कपड़े को, कि वो भी मार्केट में कम्पीट करे। अब एनपीओ ने अपना एक बंदा एक टेक्सटाइल मिल में जाकर बिठा दिया कि यहाँ करो रिसर्च, और एनपीओ, वो बंदा एनपीओ ने बिठाया, क्योंकि टेक्सटाइल वाले ने कहना आसी नहीं करानी रिसर्च, बट ठीक है, हुकूमत सोचती तो सोचती रहे, हम तो ठीक चल रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन हुकूमत को महसूस हो रहा है एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, तो उन्होंने बंदा भेजा है। मतलब एनपीओ कहा है कि आप बंदा भेज दें, इन्होंने अपना एक साइंसदान उठाया, अपना एक एम्प्लॉय उठाया, वो जाके बैठ गया वहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसकी तनख्वाह वगैरह किसके ज़िम्मे है, एनपीओ के। तो यहाँ पे वही बात हो गई कि प्रिंसिपल के तौर पे एक्ट कौन कर रहा है, तो पढ़ो,
एन एनपीओ रिसीव फंडिंग टू अंडरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट फ्रॉम अ टेक्सटाइल कंपनी, एनपीओ एलोकेट्स एन एम्प्लॉई, एलोकेट्स मतलब हमारा एम्प्लॉई था, उनका एम्प्लॉई नहीं। अगर उनका एम्प्लॉई होता और ये सिर्फ पैसे देते तो फिर बात और हो जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, इसलिए मैंने कहा जनरली ग्रॉस ही है। लेकिन अगर यहाँ पर यूँ होता कि एनपीओ ने पैसे दिए हैं टेक्सटाइल कंपनी को, उन्होंने अपने ही बंदे बिठाए हुए हैं, तो फिर ये जिम्मेदार नहीं है, फिर बेशक नेट कर दें, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहरहाल पढ़ लो, एनपीओ एलोकेट्स एन एम्प्लॉय टू टेक्सटाइल कंपनी फॉर कंडक्ट ऑफ रिसर्च, द एनपीओ वुड बी रीइंबर्स्ड फॉर ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू द एम्प्लॉय। एनपीओ को कंपनी से, गवर्नमेंट से पैसे आ जाएंगे उस बंदे की तनख्वाह वगैरह के। तो अगेन वही, एनपीओ इज द एम्प्लॉयर, यानी वही बात होगी, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट एज रेवेन्यू ऑन अ रीइंबर्समेंट, ये किधर गया यार, therefore employee related costs and reimbursement of their costs shall be recorded as gross on a gross basis, ठीक है जी, ओके डन। तो इसलिए मैंने कहा जनरली ये होता ही क्या है, नॉर्मली ग्रॉस बेसिस पे ही होगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना जैसे हम करते आए हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात ये बता दी कि आउट ऑफ ब्लू अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए जहाँ क्लियरली पता लग रहा हो कि एनपीओ प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल नहीं है सारे अरेंजमेंट में, तो फिर नेट बेसिस यूज़ होंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। नॉर्मली ये ऐसा ही होता है अरेंजमेंट गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट फंडिंग के मामले में, ठीक है ना। गवर्नमेंट अगर एनपीओ को फंड देती है तो दारी होती है अगला काम करना, इसलिए मैंने कह दिया नॉर्मली ग्रॉस बेसिस ही है। यहाँ तक को मसला, इस सफ़े पे अगर कोई मसला होता तो यही होता, ठीक है। इधर को मसला, फोटो किसकी लेनी है तुमने, अच्छा सॉरी, अच्छा जी, तो बोल बोल के थक गया मैं आज। इन्वेस्टमेंट इनकम बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट इनकम अगर इंडोमेंट नहीं है, यानी कि उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होगी इस इन्वेस्टमेंट को इंडोमेंट फंड में डालना और छेड़ना नहीं है, तो फिर बाकी मर्जी है, इनकम बना लें, ठीक है। लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन आया नहीं होना सामने, कोई है तो पूछ सकते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम पढ़ना चाहिए था, प्रॉफिट फ्रॉम आप पेपर्स के बाद पढ़ लेना, यहाँ से नहीं पढ़ा, चलो। प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग एंड, इसी से आगे तो मेन बात थी जो पढ़नी थी और मुझसे पूछनी थी कि ये समझ नहीं आ रही, चलो अब तो मैं समझा दूंगा, फ़ायदा क्या। ये जी वही ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आता है जी फंड रेजिंग इवेंट। मैंने कहा था ये रीड ओनली है लेकिन इम्पॉर्टेंट वाला। फंड रेजिंग इवेंट जो हमने आज तक देखे थे, रिसीट साइड पे और इन एक्सपेंस पेमेंट साइड पे एक जैसी चीज़ नज़र आती थी, तो हम कहते थे इनको क्या कर दो, नेट, क्या कर दो, नेट, ठीक है। फंड रेजिंग इवेंट्स ही तो थे, टूर्नामेंट करा रहे हैं, कंपटीशन करा रहे हैं, वॉक ऑन डायबिटीज़ डे करवा रहे हैं, ये है वो है, ऐसा ही है ना, इवेंट्स थे फॉर फंड रेजिंग। अब बात इतनी ही नहीं थी जितनी हमने की थी, असल बात तो आज है क्या, फंड रेजिंग इवेंट से आने वाले रेवेन्यूज़ और उस पर होने वाले एक्सपेंसेस में भी दो ऑप्शंस हैं, ग्रॉस बेसिस पे उसको प्रेजेंट करना या नेट बेसिस पे। हमने वैसे नेट वाला ही किया था, लेकिन आज पूरी कहानी समझा दूं। अगर एनपीओ इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, यानी सारा कुछ इन्होंने ही किया हुआ है, सारी जिम्मेदारी इनकी ही है, सारे अरेंजमेंट्स ये कर रहे हैं, इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, एनपीओ इज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट और बियर्स द रिस्क एसोसिएटेड विद द इवेंट। जो मसले मसाइल होंगे उसकी जिम्मेदारी उस पर ही है। हारून वादा करके भाग गया, प्लेज से मुकर गया, तो भी मसला इन्हीं का ही है, फंड रेजिंग की जो इन्होंने ये मूवमेंट की थी, ठीक है ना। तो अगर एनपीओ प्रिंसिपल के तौर पे एक्ट कर रही है, रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे इसी के ही हैं और ये खुद ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करने में इस इवेंट के इन्वॉल्व है, तो ऐसी सूरत के अंदर रिकॉर्ड करो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ इवेंट ऑन ग्रॉस बेसिस, दैट इज सेपरेटली, यानी डू नॉट नेट, ठीक है। और अगर एनपीओ इज नॉट एक्टिंग एज प्रिंसिपल, इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, डू नॉट बियर्स एनी रिस्क एसोसिएटेड विद द इवेंट, या जो हम करते थे, तो क्या कर देना, रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ इवेंट ऑन नेट बेस, ठीक है। असल में ना हम यहाँ पे थे,
हमने जितने क्वेश्चन में देखा कहीं पे उसने ऐसी बात नहीं की थी जिससे ये लगे कि सारा अरेंजमेंट एनपीओ कर रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम कहते थे चुप है ना, सारी वो ऐसी बात ही नहीं की कि ये प्रिंसिपल है, जिम्मेदारी इसकी है, बंदे इसने इकट्ठे किए हैं, अब जिम्मेदारी इसकी, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी इसका है, ऑर्गेनाइज भी खुद कर रहे हैं, बंदे भी इन्होंने लगाए हुए हैं। ऐसी कोई लंबी कहानी होती नहीं थी। रिसीट साइड पे रिसीट, एक्सपेंस पेमेंट साइड पे एक्सपेंस पड़ा होता था, नेट कर देते थे। क्योंकि क्वेश्चन खामोश हो तो हमने क्या किया करना है, नेट। लेकिन अगर क्वेश्चन खामोश ना हो तो फिर ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या है, इनकम अलग, एक्सपेंस अलग। ये उस वक्त नहीं बात कही जा सकती थी, उस वक्त एक चीज़ पक्की याद करवानी थी और उसके बाद फिर रूल एंड पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भी होना चाहिए था आपका, अगर आप पढ़ते तो ये होता। ठीक है, कितने बच्चों ने इस एरिया को पढ़ा था, फंड रेजिंग इवेंट? ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा था? अभी बस इतनी सी नहीं कर रहा था। चले अभी समझ आ रही है, अभी समझ आ रही। बहुत सिंपल है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ जी। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी देखें जी फर्क तो कोई नहीं पड़ता। एक आधा नंबर काटेगा कि ट्रीटमेंट नहीं पता आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ का। भाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है ना। अगर आप एनपीओ हैं तो आपने लिखा होगा कि हमने एएस एनपीओ के अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, तो उसका मतलब फिर फॉलो किया है। ठीक है ना जी, ये नोट करके घर पे पढ़ लीजिएगा। अब इसमें क्या रिपीट करूं, ये मैंने बहुत सादा अल्फाज में आपके लिए लिख दिया एक रूल, इसको सिर्फ पढ़ना है, इसकी रेपिटेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उर्दू नहीं लिखी, बस एग्जाम्पल पढ़ देता हूं, इसमें रिवीजन भी हो जाएगी। एनपीओ इज एंगेज्ड इन नंबर ऑफ फंड रेजिंग एक्टिविटीज, और उसमें बड़ी लंबी तफसील बताई है। कंपेन भी खुद कर रहे हैं, बंदे भी खुद लगाए हुए हैं। अगर पीछे बातें करोगे तो भाई फिर ऐसे ही होगा। अच्छा फजूल में बातें मत किया करो भाई, मैंने तुम्हें ना, तलवार कहाँ है यार मेरी? माजरत करो जल्दी से, ऐसे वाला सॉरी नहीं, जैसे आप बोलो भाई इट्स ओके, बोलो इट्स ओके, सुनाए। मुझे सॉरी बोला मैंने, नहीं इट्स ओके बोलना, फिर तलवार नहीं बस हाथ लगी मेरे। ओके, बड़ी लंबी कहानी, ये किया वो किया, ये किया वो किया, सारा जिम्मेदारी सारी इनकी। ठीक है, तो उन्होंने आगे कहा कि इसमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल बताया हुआ है कि आप पढ़ोगे ना। ठीक है, कि क्योंकि एक्ट कर रहा है एज अ प्रिंसिपल, सारी जिम्मेदारियाँ इस पे हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड इसके हैं, तो इसलिए ग्रॉस बेसिस पर करो। जबकि एग्जाम्पल 14 क्या है, कुछ लोगों ने मिलकर एक फंड रेजिंग इवेंट किया, सारा कुछ उन्होंने किया, खर्चे भी उन्होंने किए, पैसे भी उन्होंने इकट्ठे किए, और जो नेट में बचत हुई वो बाद में आकर एनपीओ के हाथ में पकड़ा दी, ये पकड़े। अब ये क्या है, ये इसमें कोई इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो इसको आप ये नहीं कहना, अलग अलग दे भी दे कि इस इवेंट के फंड रेजिंग इवेंट पे इतने खर्चे हुए और इतने एक्सपेंस जो है वो, इतनी इनकम हुई, इतने एक्सपेंस हुए, आप बस उसको नेट करके शो कर देना। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया करना है आपको पता है, हमने यही किया करना है, सवाल अगर खामोश रहेगा तो। लेकिन ये ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए कि ये किसी एमसीक्यू में भी आ सकता है। किताब वाले एमसीक्यूज तो हमने कर लिया, अब आई के किताब में थोड़ा ही उठाएगा, कोई आसपास से भी बात बना सकता है ना, तो पढ़ के तो जाना ही है। ठीक है जी, उससे ऑनवर्ड्स फिर मैंने मजीद डिस्कशन नहीं की। वैसे इससे आगे भी क्वेश्चंस अराइज हुए थे, इससे आगे भी कुछ थे, वैसे मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं नज़र आया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों से भी तो मैं सीखता हूँ कि ये क्वेश्चन भी है, ये भी है, ये भी है। फ्रेमवर्क, बेटा फ्रेमवर्क में मैंने आज कुछ अहम बातें कर भी दी हैं, लेकिन कुछ आपके एंड पे पेंडिंग है रीडिंग, उसमें मैंने चीज़ें हाईलाइट करवा दी हैं और क्वेश्चंस लूँगा इंशाल्लाह कल में आधा घंटा फ्रेमवर्क पे ऐसे ही लगेगा जैसे आज आधा घंटा लग गया, आधे से भी ज़्यादा लग गया है गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। ठीक है, तो फ्रेमवर्क पे टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल जिस तरतीब से चलाऊँ चलिएगा। इम्पॉर्टेंट है 1.1 पर्पज़, ये एमसीक्यूज में आ सकती है बात, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है बात। खड़े हो जाओ आप, हाँ हो जाओ, इसको भी साथ ले जाओ, दोनों निकलो यहाँ से, पीछे चले जाओ, दोनों पीछे चले जाओ, जल्दी कर लो।
गुस्सा आ रहा है इस बात पे, तो खुद सोचो 10 बार मैं बोलता हूँ तो मुझे, खड़े हो जाओ, इधर हो जाओ, वापस आके बैठ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। इम्पॉर्टेंट है, मैंने अर्ज़ किया, कुछ आपने नहीं सुना, ठीक है। मैंने ये कुछ अर्ज़ किया था कि इसमें से एनपीओ, इसमें से आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, इसमें से फिल इन द ब्लैंक भी आ सकती है, इसमें से ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। आपने ये नहीं सुना, मैं आगे चला जाता, आप इसको कहते छोड़ो यार बस ऐसी ही थ्योरी है, ठीक है। मेरे ध्यान से कहने का मतलब ये है, पढ़ा करो, हर बार जब रिवीजन हो आपने इसको पढ़ना है। तो जिस इम्पोर्टेंट के साथ स्टार लगा हो उसके साथ आपने हर रिवीजन में 2 दफ़ा रीडिंग करनी है उसकी। अब ये हमारे अपने बुलेट्स हैं ना, सिर्फ रीड ऑनली का मतलब, अब किसी को क्या पता हमारी किताब देख के कि वो वंस पढ़ना है, तसल्ली करनी है, समझ आ रही है। इम्पॉर्टेंट जिसके साथ लगा उसका मतलब क्या है, फिर अगली बार जब भी रिवीजन करो इसको एक बार पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट के साथ स्टार भी लगाओ तो इसका मतलब जब भी रिवीजन करो 1 नहीं 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। हैं बहुत आसान जनरल बातें हैं, इनको बस ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ाने लगा हूँ। इधर देखो, पर्पस क्या है फाइनेंशियल इसका फ्रेमवर्क का, डिस्क्राइब्स ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसका ऑब्जेक्टिव और इसके कॉन्सेप्ट्स डिस्क्राइब करना पर्पस है इसका। असिस्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड टू डेवलप IFRS, जो स्टैंडर्ड्स बनाने वाला बोर्ड है ना उसको असिस्ट करता है इन डेवलपिंग फाइनेंशियल ये स्टैंडर्ड्स जो हैं, ठीक है। तो इतनी बात पढ़नी से, जो ये मैं कह रहा हूँ ना हर बार पढ़ना है 2 बार, तो कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आवाज़ मिस हुई है। असिस्ट टू डेवलप IFRS, असिस्ट प्रिपेयरर्स हम लोगों को टू डेवलप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, असिस्ट ऑल पार्टीज टू अंडरस्टैंड standards, contribute stated mission of IFRS, lay a foundation that contribute to transparency, foundation that strengthens accountability, foundation that for contribution to economic efficiency। बस ये ऐसे ही पढ़ने आ रहा। अब ये क्या बात है, ये क्यों ऐसे कहा, असल में ना ये फ्रेमवर्क पता क्या है, जो आपको इंट्रो के उस्ताद ने स्टार्ट के अंदर पढ़ाया था, जिसके बाद आप इस काबिल हुए थे कि आप अकाउंटिंग पढ़ना शुरू हो गए थे। जब उन्होंने कहा था एक ऐसा रिसोर्स जो फ्यूचर में फ़ायदा दे और बिजनेस के कंट्रोल में है वो एसेट है, वो ऐसा रिसोर्स, वो ऐसी ऑब्लिगेशन जिससे फ्यूचर में आउटफ्लो हो किसी भी शक्ल में, वो लायबिलिटी है। ओनर जो घर से रिसोर्सेज लाया कैपिटल है, ठीक है। जो बिजनेस ने कमाया इक्विटी में इंक्रीज प्रॉफिट ऐड होता था ना, ठीक है, वो इनकम है। और जो जिस पेमेंट का फ़ौरन फ़ायदा ले लिया हमने वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको उस्तादों ने बताई थी दरअसल यही तो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क ही है। तो आप खुद सोचो ना, आपने वो पढ़ा हुआ था तो आप आगे आए, आपने देखा IAS 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने कहा हाँ हाँ ये तो वही फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट है। फिर उसमें यूज़ की वजह से कमी का नाम रख दिया आपने डेप्शन एक्सपेंस। तो आपने वो इंट्रो जो सीखी हुई थी उसी से आपने FAR 1 के अंदर सारी चीज़ें सीखी हैं। जो स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े हैं उनके अंदर आपको खुद भी नज़र आ रहा होता है कि जो चीज़ फ़ायदा देने वाली है वो नहीं, वो लायबिलिटी की तरह से होती है। आप आगे जाके IAS 37 पढ़ेंगे FAR 2 में, उसमें प्रोविजंस लायबिलिटीज़ आप रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए ये इस तरह की बातें लिखी नज़र आ रही थी आपको कि स्टैंडर्ड्स बनाने में ये हेल्प करता है, स्टैंडर्ड्स को समझाने में ये हेल्प करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझाने में ये हेल्प करता है। यानी एक बंदा जो बिल्कुल कोरा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहे तो पहले वो फ्रेमवर्क पढ़ के देखेगा कि एसेट का मतलब क्या होता है। इस तरह की बातें हैं दरअसल। तो ये जनरल ही हैं, इनको जनरल ही रखना है। लेकिन जब भी रिविजन, अब एक तो अभी आप आज पढ़ेंगे, तसल्ली से एक बार पढ़ लेंगे घर जाके, कल फिर मैं चूँकि टॉपिक चल रहा होगा तो आप घर जाके फिर पढ़ेंगे। ये 2 दफ़ा तो आपने वैसे पढ़ लिए, 4 दफ़ा। उसके बाद जब भी रिवीजन करने बैठना है, एक बार आप मॉक से पहले रिवीजन करेंगे, फिर सेकंड रिवीजन करेंगे, पर्चे से पहले भी बंदा कर रहा होता है। यानी जब भी रिवीजन करें इसको बस ऐसे ही पढ़ना है आपने, बिल्कुल ऐसे ही। पर्पस क्या है जी, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, असिस्ट टू डेवलप IASB को, ठीक है। असिस्ट प्रिपेयरर्स टू डेवलप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, असिस्ट ऑल पार्टीज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट स्टैंडर्ड्स, लेकिन सिर्फ अंडरलाइन वाले पढ़ने हैं। कंट्रीब्यूट स्टेटेड मिशन ऑफ IFRS फाउंडेशन IASB, provides foundation to contribute transparency, foundation strengthen accountability, foundation contribute to economic efficiency। बस इस तरह से आपने हर बार पढ़ना है।
बेटा इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि आप एक लाइन पढ़ के बताओ, जो अभी हमने जैसे पढ़ा था, मैंने गवर्नमेंट फंडिंग अभी आपको पढ़ाई, स्टैंडर्ड ने क्या लिखा हुआ था वो मैंने समझाया ना आपको, इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के गूगल कर लेना, ठीक है। वैसे ट्रांसपेरेंसी का मतलब नहीं पता आपको तो शफाफ वैसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो गूगल भी कर लिया करो कुछ, मैं अंग्रेज़ी का उस्ताद थोड़ा ही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पर ऐसे ही खुद भी ये आदत, मैं चाहता हूँ कि ये आदत डेवलप हो। गूगल तो अब कह दिया था बच्चों को, पहले हमारे ज़माने में ऐसे बात करते थे तो उस्ताद कहते थे डिक्शनरी देखो, हम देखते थे जाके, फिर उससे फ़ायदा होता है ना, ठीक है। आजकल तो आप लोगों के पास बटेरा है ना हाथ में, उधर गूगल करो, काम का कुछ काम भी किया करो उस पर। अच्छा सुनो, उसके बाद उन्होंने कहा जी कंटेंट्स क्या हैं जी, चैप्टर 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है, 4 में ये है। मैंने नहीं पढ़ाया, आप भी ना पढ़ें बस, ठीक है, एक दफ़ा देख लीजिएगा, आज पढ़ लीजिएगा बस, मैंने लेकिन रीड ओनली भी नहीं लिखा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है, सुनो, ये कहता है कि जी फ्रेमवर्क कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपको स्टैंडर्ड्स में साथ मिलता भी नहीं है कि आप ले जाएं, ठीक है। क्या कह रहे हैं जी, स्टैंडर्ड नहीं है ये। और अगर कभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, ये मैंने अपने तौर पे लिखी हुई है बात अगली, ठीक है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन में आईएफआरएस स्टैंडर्ड प्रिवेल करेगा, फ्रेमवर्क को छोड़ देना है आपने, क्योंकि फ्रेमवर्क से स्टैंडर्ड बना है तो बनाने वालों ने सोच समझ की चीज़ें बनाई होती हैं। तो अगर कोई चीज़ वैसे होती नहीं, उसने कहा वैसे होती नहीं है कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन इन रेयर सर्कमस्टांसेस अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो आईएफआरएस विल प्रिवेल, ठीक है। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये स्टेटस क्या है, रीड ओनली है पर इंपॉर्टेंट है और स्टार वाला है, यानी हर बार 2 बार पढ़ना है इसको, ठीक है जी। conceptual framework is not a standard and nothing in the conceptual framework overrides any standard or any requirement in a standard। वैसे ही होता नहीं है कि ओवरराइड करे, ठीक है। ये चेंज हुआ गर्ल्स हाइब्रिड के अंदर, अभी आ रही है तस्वीर सही, बंद हुई है ना बीच में, अभी सही है ना आवाज़, तस्वीर सही है ना। अच्छा, आगे मैंने अपनी तरफ से लिखा है जो आपने भी लिखना है। If there is a contradiction between framework and IFRSs, the requirements of IFRSs shall prevail। लिख लें, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ये एमसीक्यू में भी आ सकती है। पॉज कीजिए भाई, तस्वीर आवाज़ दोनों ठीक है जी। अच्छा जी, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड नहीं है, और कोई चीज़ स्टैंडर्ड वाली और फ्रेमवर्क वाली एक दूसरे को ओवरराइड नहीं करती, ये तो उसने लिख दिया ना फ्रेमवर्क में। लेकिन मैंने अगली बात भी बता दी कि अगर कभी रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो जाए तो क्या प्रिवेल करता है, आईएफआरएस, ठीक है। इफ देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन फ्रेमवर्क एंड आईएफआरएस, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएफआरएस शैल प्रिवेल। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात है मैंने आसान अल्फाज में यहाँ बता दी, इसलिए 2 को मैंने चलो पढ़ा देता हूँ। कहते हैं आईएएसबी में समटाइम्स स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स इन अ स्टैंडर्ड दैट डिपार्ट फ्रॉम एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मतलब इजाज़त दी है उन्होंने ना एक तरह से, कहता है कि स्टैंडर्ड में अक्सर ऐसी चीज़ आ सकती है जो फ्रेमवर्क से हट जाए, वो बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना जो मैंने ऊपर लिखा है कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो किसकी बात मानी जाएगी। तो आसान अल्फाज में ये जुमला लिखा हुआ है, इसी पैरा को ऊपर लिखा हुआ है आसान अल्फाज में, आगे देखो। फर्दर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मे बी रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर फ्रेमवर्क में कोई रिवीजन आ जाए, द रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विल नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द चेंज इन स्टैंडर्ड। फिर वही बात कि अगर पहले वो कहते हैं स्टैंडर्ड बदल सकता है, इससे हट सकता है, स्टैंडर्ड इससे हट सकता है, पहले उन्होंने ये कहा। दूसरा क्या कह रहे हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि फ्रेमवर्क में रिवीजन आ जाए, उसकी रिवीजन से स्टैंडर्ड नहीं बदलने लग जाना। क्या मतलब, कॉन्ट्रडिक्शन आई है तो फिर भी कौन बचा, यानी चेंज स्टैंडर्ड पहले ही कर दे तब भी वही बड़ा, और अगर बाद में फ्रेमवर्क बदल जाए तो पुराने बने हुए स्टैंडर्ड को चेंज नहीं करने लग जाना, वो अपनी जगह कायम है, फ्रेमवर्क का चेंज उसको चेंज नहीं करेगा। तो इस सारे पैरा का मतलब यही है जो मैंने ऊपर लिखवा दिया, इसलिए इसको पढ़ लेना, दूसरे को बेशक रहने देना, बल्कि पढ़ ही लिया करना, जब पढ़ने आओगे तो ये एक दफ़ा पढ़ लेना, कोई मसला, ठीक है। मतलब कि मैं स्टार इस पे लगा रहा हूँ, 1 पे स्टार लगा रहा हूँ, 2 पे स्टार नहीं लगाया, ओके सही है। एक बार तो पढ़ लेना ना कम से कम, आज तो जाके पढ़ लेना। अच्छा जी, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रीड ऑनली हैं, लेकिन एक बार पढ़ने हैं, और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये कह रहा है एसेट एक ऐसा रिसोर्स होता है कंट्रोल बाय एंटिटी है
ड्यू टू पास्ट इवेंट। ये एसी कंट्रोल्ड बाय कॉलेज है, पास्ट इवेंट क्या है, इसकी परचेज, और फ्यूचर में इससे बेनिफिट आएगा, ये है एसेट। तो फ्रेमवर्क ने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये सारी आपने पढ़नी है, मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, ये सिर्फ रीड ऑनली, आज मैंने कोई नहीं बताना इसके बारे में। ओके, रीड ऑनली करके आना है आपने। उसके बाद अगर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, अगर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि यूजफुल हो, तो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर दो खसूसियात होना जरूरी हैं। ठीक है जी, खसूसियात की बात की, गोइंग कंसर्न, ठीक है, दो खसूसियात रेलेवेंट हो और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दें। फिर ये दो खसूसियात को मजीद बेहतर करने के लिए चार चीजें इस्तेमाल होती हैं, यानी कि इन दो खसूसियात को मजीद बेहतर क्या चीज करती हैं, वो चार चीजें होती हैं। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए इस इंफॉर्मेशन को, टाइमलीनेस हो, कंपेरेबिलिटी हो और वेरीफाइबिलिटी हो। ठीक है, इसको ऐसे ज़रा पिक्चर ले लें, उसके बाद ये भी आपने रीड करना है। फिर कल मैं इसमें से आपको सिर्फ हर हेडिंग के अंदर एक एक चार चार पाँच पाँच लफ्ज़, छोटी छोटी एक एक लाइन हाईलाइट करवाऊंगा जो आपने हर बार पढ़नी है, ताकि MCQ आए तो जहन में वो बात रहे। ठीक है, लेकिन आज इसलिए नहीं लगवा रहा क्योंकि फिर आप पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ओके। क्वालिटीज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल, रेलेवेंट हो और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दें, ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, इन क्वालिटीज को एनहेंस करती हैं मजीद ये चार चीजें, यानी ये चार चीजें को अलग नहीं है, ये चार चीजें जब भी आती हैं वो रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को एनहेंस कर रही होती हैं। क्वालिटीज ये दो ही हैं, ये एनहेंस करने के लिए इन्हीं क्वालिटीज को। ठीक है, कंपेरेबल हो, वेरीफाइबल हो, टाइमलीनेस हो और अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। ठीक है, ये टेबल आपने बना लिया। अब मैं आपको बताता हूं, वो सारे सफ़े आपने पढ़ने और एग्जाम्पल करनी, और आता है आपको सारा कुछ, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें से आपको सिर्फ एक एक लाइन हाईलाइट कल करवा दूंगा। मैं घर से कर लाऊंगा, अल्लाह करे मुझे याद रह जाए। ठीक है, वो मैं कर लाऊंगा, आप सिर्फ हाईलाइट कर दीजिएगा देख कर के, बाद में मुझे सिर्फ इतना हाईलाइटेड रखना है, अभी ना हाईलाइट करना कुछ, सिर्फ पढ़ना। ठीक है, फिर कल मैं जो हाईलाइट करवाऊंगा, अगली रीडिंग में आसानी ये होगी कि रेलेवेंस के अंदर बस वो दो हाईलाइटेड लाइंस आप पढ़ोगे, लेकिन वो तब इजाज़त है आपको जब बाकी सारा कुछ पढ़ा हो, कॉन्सेप्ट बना हो दिमाग के अंदर। ठीक है, तो ये वो लिखा हुआ है उन्होंने, इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है जब उसके अंदर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हों और एनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हों। मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी एनहेंस करने के लिए चार मजीद हैं। ओके, कौन सी? रेलेवेंस और फंडामेंटल क्या है, यानी बेसिक कौन सी क्वालिटीज़ हैं? रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जिसको ट्रू एंड फेयर व्यू भी कहते हैं। ठीक है, इनको एनहेंस करने के लिए एनहेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंपेरेबिलिटी है, वेरीफाइबिलिटी है, टाइमलीनेस है और अंडरस्टैंडेबिलिटी है। इसमें मैं आपको बिल्कुल इंशाल्लाह थोड़ी चीज़ हाईलाइट करवाऊंगा। मेरी कोशिश यही होगी कि अगली बार आप पढ़ें तो 10 मिनट में फ्रेमवर्क 10 से 12 मिनट में पढ़ चुके हों, लेकिन उसके लिए पहले आपको आज होमवर्क करना पड़ेगा, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा लफ्ज़ ब लफ्ज़। ओके, कुछ नहीं छोड़ना। जैसे NPO को नहीं पढ़ रहे आप आजकल, जो आप नहीं पढ़ रहे, वैसे ना करना है इधर। ठीक है ना, वहाँ पे तो चलो मैंने न्यूमेरिकल्स के अंदर कहीं ना कहीं बातें समझाई हुई हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही फंस जाओगे। कॉस्ट कंस्ट्रेंट एक बात लिखी हुई पढ़ोगे आप, बेसिकली वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन को यूजफुल बनाने के लिए मेहनत दरकार होती है ना, कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपने बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनानी है तो आपको बंदे भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे, बोलो, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी। तो कहते हैं बस ये देख लो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया करो, बहरहाल एक हद तक की क्वालिटी ला सकते हो ना चीज़ों में, ये ना हो कि जितनी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन से आनी है उससे ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो जाए। तो ये इस तरह की बात लिखी हुई है, पढ़ेंगे आप। उसके बाद रिकग्निशन एंड डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकग्निशन क्राइटेरिया है, रीड ऑनली है, आपने करना है। इन 4-5 पॉइंट्स को पढ़ने का खास फ़ायदा तो कोई नहीं होना आपको, लेकिन एग्जाम्पल्स देखें अब मिसाल के तौर पे। यार वैसे ना मैंने पिछली क्लास में ये एग्जाम्पल ना पढ़ दी, मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार फ़ायदा ही कोई नहीं था, इसको तो मैंने होमवर्क देना था, क्योंकि इतनी आसान बात थी। अच्छा, मैंने ऐसे ही कहा था उनको भी, और फिर मैंने कहा यार देखो ना, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 5 मिलियन का, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय कंपनी है, रिक्वायरमेंट है कि इसमें से कौन सा एसेट रिकॉर्ड कर लें, तो ये कर लें। अगला, फ्लीट ऑफ ट्रक वैल्यू 100 मिलियन कंट्रोल बाय अनदर कंपनी, ना करें।
अगला हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स गेटिंग एन एनुअल कंपनसेशन ऑफ 12.5 मिलियन, कर लें। एम्प्लॉयज़ हमारा एसेट ही तो होते हैं, एम्प्लॉय एसेट नहीं होता। अच्छा चला, एक और बात बताओ, मिसाल के तौर पे हमने अपने एम्प्लॉय को जर्मनी से ट्रेनिंग दिलवाई, 25 करोड़ रुपए हमारे इस पे लग गए, ज़्यादा नहीं हो गए, 25 लाख रुपए लग गए, 25 लाख रुपए लग गए हमारे, हमने इसको ट्रेन करा लिया। वो वापस आया तो हमने कहा यार ये 25 लाख ना हमें फ्यूचर में कई साल अब फ़ायदा देगा, इससे हम जो है फ़ायदा लेंगे, इसको एसेट बना लें। वो आते साथ ही टिकट, जिस दिन रिटर्न टिकट, जिस दिन वापस आए एयरपोर्ट पे उतर के वहीं से फ़ोन करे, सर मैं कल से नहीं आ रहा, मैंने नई कंपनी ज्वाइन कर ली है। आप रोक सकते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो उसमें क्या लिखा होगा, अगर छोड़ के गए तो 25 लाख रुपए लेंगे, दे के चला जाएगा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसलिए कभी भी एम्प्लॉय को या उसको दी जाने वाली ट्रेनिंग को कभी भी हम कैपिटलाइज नहीं करते, हमेशा एक्सपेंस आउट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक्सपेंस, तो ऐसी बातें लिखी हूं, मैं ये कह रहा हूं, अब ये एग्जांपल मैंने नहीं पढ़ानी थी, फिर भी पढ़ा दी। अगली है, अब देखें ना, वो कहता है एबीसी एसोसिएट एक फर्म है, आपकी फर्म है, ठीक है, आपने 1,60,000 लिया है और आपने क्या किया है जी, इन रिटर्न फॉर हैविंग प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एडवाइस ड्यूरिंग 2004, आपने सर्विस दे ली है, 1,60,000 रिसीव कर लिया है। अब वो रिक्वायरमेंट में कहता है बताओ रेलेवेंट डेफिनेशंस को देखते हुए फ्रेमवर्क की कौन से एलिमेंट्स पॉसिबली रिकॉर्ड होने हैं, आप बताओ। कैश और इनकम, कैश आया है, अब बोलो सर्विस दे ली है तो इनकम भी कमा ली है, तो कैश और इनकम रिकॉर्ड होंगे, ऐसा ही है, यही जवाब है इसका। द कैश रिसीव्ड मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एसेट, वो ब्ला ब्ला, इतनी सी बात है। एन एसेट एंड एन इनकम शैल बी रिकॉर्डेड इन द ईयर 2004। पढ़ के देखोगे तो पता लगेगा ना कि कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। जैसे अगले में कहता है बी पार्ट में, ब्रीफली आइडेंटिफाई वेदर योर आंसर वुड चेंज इफ कैश रिसीव्ड हैज बीन रिसीव्ड फॉर फाइनेंशियल एडवाइस टू बी प्रोवाइडेड इन 2005। बिल्कुल हमारा जवाब बदल जाएगा। हम क्या कहेंगे, अब ये जो कैश आया है, कैश तो आया है लेकिन इनकम नहीं है, अभी लायबिलिटी है। तो अगली एग्जांपल में लिखा होगा इसी तरह से, ये देखो, एन एसेट एंड अ लायबिलिटी शैल बी रिकॉर्डेड। तो ऐसी एग्जांपल अब मैं क्या पढ़ाऊं, एन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड 120,000 फॉर ऑन जकम जनवरी 12 अगेंस्ट रेंट फॉर द ईयर, और हमारा ईयर एंड 30 जून को हो गया। अब असल में ना आपने सारी अकाउंटिंग पढ़ के फ्रेमवर्क पढ़ा है, ये आसानी है आपके लिए। पहले फ्रेमवर्क नहीं पढ़ रहे कि ये पढ़ के आपने भी अकाउंटिंग पढ़नी थी। अब बताओ भाई, साल का किराया दे दिया, 6 महीने बाद आपका ईयर एंड हो गया है, क्या होगा? 6 महीने प्री पेमेंट है, 6 महीने एक्सपेंस है, तो कैश में से पैसे निकल गए, एक एसेट बन गया, बाकी नेट वाली फिगर एक्सपेंस। अब ये एग्जांपल्स हैं, अब होमवर्क कर लेना, बस हो गई है मेरी, 4 भी होमवर्क है। डी रिकग्निशन डिस्पोजल को कहते हैं, ये आपने रीड ऑनली करना था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी मैंने हाईलाइटिंग ही करवाई है, आपको भी करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने ये पढ़ के आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही है हिस्टोरिकल कॉस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन पहले मेरा दिल था कि हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक है। तो आप पार्ट 2 शुरू करें।